हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VAH इंटरटेनमेंट पे। दोस्तों, विज्ञान की क्लास में पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया। अब इस वीडियो में मैं आपको अवतल और उत्तल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताऊंगा कि उत्तल और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो परावर्तन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये उत्तल और अवतल दर्पण होते क्या हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक कांच का गोला हो, जैसे कि गेंद के जैसे कांच का खोखला गोला हो। गेंद जैसे खोखली होती है वैसे खोखला गोला, यानी कि कांच गोला हो, अंदर एकदम से खाली हो। और अगर उसको आधे आधे पे काट दिया जाए, उस खोखले गोले को आधे आधे पे काट दिया जाए तो कांच दो भागों में, दो हिस्सों में बट जाएगा। जब कांच बट जाएगा तो आधा आधा हिस्सा कुछ ऐसे या फिर ऐसे दिखाई देगा। ठीक, अगर आधे आधे हिस्से पे काट दिया जाए तो या तो ऐसा या फिर ऐसा दिखाई देगा। अब उन्हीं कांच का जो कटा हुआ भाग है, उस कटे हुए भाग के एक सतह को एक तरफ अगर हम पॉलिश कर दें, यानी कि उस पर पेंट कर दें या फिर उसको कलई कर दें, तो दूसरी सतह पे जो सामने वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण क्या कहेंगे किसको, कि जैसे खोखले गोले का, यानी कि खोखले कटे हुए कांच का एक भाग हो गया और उसको बाहर से पेंट कर दिया जाए। ठीक, बाहर से उसको पेंट कर दिया जाए तो अंदर की तरफ से कोई वस्तु पड़ेगी, तो कोई वस्तु अगर आएगी उसके सामने तो उसका चित्र यहाँ अंदर बनेगा। क्लियर? तो ये होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण ऐसे ही आधा खोखला गोला एक है। ठीक, आधा खोखला गोला है, उसको हमने अंदर की तरफ से पेंट कर लिया। ये अंदर की तरफ से हमने पेंट कर ली। अब बाहर की तरफ जैसे अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी जाए तो उसके सामने पड़ेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। क्लियर है? चलिए, अब अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो अवतल और उत्तल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। क्योंकि क्लास में तो बहुत सब अवतल उत्तल चिल्लाते थे, बट समझ में नहीं आता था कि आखिर अवतल है क्या, उत्तल है क्या। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है। ठीक, आप लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको आगे और बताने का प्रयास करूँगा कि अगर आपने एक लाइक किया तो। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब अगली वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो वह अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। और जितने जल्दी सब्सक्राइबर हमारे 1000 पूरे हो जाएंगे, मैं आपको लाइव आकर के पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो चलिए, अब देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, यानी कि अगर प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ती है तो वो कैसे परावर्तित होती है। तो उसके लिए पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं। जैसे ये हमारा कांच हो गया जो कि खोखला था, इसको मैं मान लेता हूँ M और M1। M यानी कि मिरर, यानी कि कांच। ठीक, P यानी कि पोल, ये इसको मैं मान लेता हूँ ध्रुव। अब अगर इस खोखले कांच को जो आधा भाग है इसको अगर पूरा ऐसे गोला बनाया जाए तो इसका जो बीच होगा, यानी कि अगर एक ऐसे गोला बना दिया जाए, ठीक, तो गोले का बीच, ठीक, इसको कहेंगे केंद्र। तो वैसे ही इसका अगर हम मान ले हाँ, ये खोखले गोले का केंद्र कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पे मान लेता है ये हो गया हमारा C यानी कि केंद्र। ठीक ठीक, वैसे ही यहाँ पे इस गोले के भाग को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको C, एक मानक तौर पे कि आपको समझने के लिए खास C मान लेते हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई कुछ कि कैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पे कैसे क्या हम समझेंगे। अब एकदम बारीकी से, एकदम इजी है, कुछ बहुत टफ नहीं है। देखते हैं कि अगर ऐसे कोई किरण, ये मुख्य अक्ष है, ठीक, मुख्य अक्ष यहाँ पे ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब कि बराबर अंतर पे, कहीं पे उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम या ज्यादा ना हो। तो अगर इसके समांतर एक किरण ऐसे खींची जाए तो वह किरण क्या होती है कि दर्पण पे टकराती है और मुख्य अक्ष को काटते हुए निकल जाती है। ठीक, तो ऐसे ही अगर कई किरणें ऐसे दिखाई जाएं, ये किरण आए और इसे काट करके निकल जाए, फिर इधर से किरण आए और इसी को काट करके निकल जाए, और किरण आए इसी को काट करके निकल जाए, तो जितनी किरणें वो सभी किरणें एक जगह पे काट रही हैं, चाहे जिस जगह से, चाहे अब ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर इस किरण को हम मान लें कि ये किरण है A, ये किरण है B, ये है C और ये है D। ठीक, तो अगर मैं C किरण की बात करूं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और कांच से टकरा करके
चली जाती है, मुख्य फोकस को काटते हुए निकल जाती है। डी किरण की बात करूं तो वैसे ही है, बी किरण भी यही कर रही है और ए किरण भी, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज है कि अगर सभी किरणें एक साथ में चल रही हैं तो सभी टकरा करके एक जगह पे मिल रही हैं, सभी एक जगह पे मिल रही हैं। जहां पे ये सब किरणें मिल रही हैं इसे हम कहते हैं एफ, यानी कि ये होता है हमारा मुख्य फोकस। ठीक, ये हमारा होता है मुख्य फोकस, जहां पे सभी किरणें आकर के मिलती हैं वही हमारा मुख्य फोकस होता है। ठीक, वैसे ही देख लेते हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में किरणें अगर सामने से आती हैं तो ये टकरा करके वापस से निकल जाती हैं। ठीक, टकरा करके वापस निकल जाती हैं, लेकिन इनको आभासी तौर पे मान लिया जाता है कि एक किरणें ऐसे ही यहाँ कहीं पे आकर के मिलेंगी, एक जगह पे आकर के आभासी तौर पे ये मिलेंगी। तो जहां पे मिलेंगी इसी को मान लिया जाता है हमारा मुख्य फोकस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है और पोल क्या है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वक्रता केंद्र है इसी खोखले गोले का भाग, यानी कि बीच वाला भाग, इसको वक्रता केंद्र माना जाता है। किरणें जहां पे आकर के मुख्य फोकस को मुख्य अक्ष को जहां पे काटती हैं वो मुख्य फोकस होता है, और यहाँ पे आभासी तौर पे जहां करती हुई प्रतीत होती है, यानी कि माना जाता है कहाँ यहीं पे काटेंगे, तो हमारा मुख्य फोकस होता है। बाकी वक्रता केंद्रों आप जैसा अवतल में वैसा उत्तल में है। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं इसके आगे कुछ अन्य चित्र पे। जैसे अवतल दर्पण का एक हम कांच ले लेते हैं और इस पे एक मुख्य अक्ष बना देते हैं, और ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ठीक, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो मुख्य अक्ष को आकर के काटती है। कोई भी किरण हो जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है वो टकरा करके किसको काटेगी? मुख्य अक्ष को। क्लियर है? अब अगर कोई किरण मुख्य अक्ष पे गिरे, मुख्य अक्ष पे गिराई जाए, तब वो कहां पे जाएगी, कैसे जाएगी, इसको समझते हैं। तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष पे इसे गिराई जाती है तो वह कांच से टकराती है और कांच से टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर वापस हो जाती है। ठीक, क्या होगा कि अगर कोई भी किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पे गिराई जाए, यानी कि इसी यहाँ ऊपर से लाइट दी जाए मुख्य फोकस पे, तो वह हम कांच पे टकरा करके, यानी कि अवतल दर्पण पे टकरा करके वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक, ये कंडीशन 2 हो गई कि मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। इसको देख लेते हैं उत्तल दर्पण में भी। तो उत्तल दर्पण का यह मैंने खींच दिया एक कांच, ये कलई कर दिया। अब इसको भी वैसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा मुख्य फोकस और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ये हो गया हमारा पी यानी कि पोल यानी कि ध्रुव। अब चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा मुख्य फोकस है और किरण यहाँ से इसे गिराई जाए, ठीक, जो कि यहाँ पे आकर के इसे मिलेगी। तब ये क्या होगा, जब किरण कांच से टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस हो जाएगी। ये हमने आभासी तौर पे माना है कि अगर हम यहाँ से लाइट गिरा रहे हैं ये कहाँ जाएगा, कांच के मुख्य फोकस पे गिरेगा। तो ये आभासी तौर पे है, क्यों? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वहां पे प्रतिबिंब आभासी बनता है और जो अवतल दर्पण होता है वहां पे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है यानी कि रियल बनता है। तो यहाँ पे मैंने किरण गिराई कांच पे और ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर वापस से हो गई। ठीक वैसे ही यहाँ पे है कि किरण जब मुख्य फोकस पे गिराए तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस से निकल गए। क्लियर है? अभी हम लोगों ने देखा कि जब किरण मुख्य फोकस से फोकस से आकर के कांच पे टकराती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। लेकिन अब समझते हैं, जैसे अगर किरण को वक्रता केंद्र पे गिराया जाए तब क्या होगा। तो जब किरण को वक्रता केंद्र पे गिराया जाता है तो यह कांच से टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस से लौट जाती है। ठीक, अगर यही फोकस पे गिरता तो फोकस पे आता और मुख्य अक्ष के समांतर वापस से हो जाती। लेकिन वक्रता केंद्र पे गिरने की वजह से यह वक्रता केंद्र पे गिरती है, कांच से टकरा करके फिर से वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे होता है कि अगर किरण फोकस पे गिरती यानी कि मुख्य फोकस के सापेक्ष अगर किरण गिराई जाती तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती। लेकिन यहाँ पे ये वक्रता केंद्र पे गिराई जा रही है जिसकी वजह से अपने मार्ग में वापस से लौट जा रही है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि अगर फोकस पे गिरती है किरण फोकस पे गिरती है किरण तो वह मान लेते हैं अगर फोकस पे से गिराई जाती है तो वह फोकस से करते यानी कि दर्पण पे आती है। दर्पण से क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण वापस से हो जाती है। ठीक, क्लियर? ओके, अब इसके जो अलग अलग स्टेजेस हैं कि जैसे कि चित्र वस्तु कहाँ पे रखी होगी तो चित्र कहाँ पे बनेगा, इसको समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो जल्द ही आ रही है ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए।
और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।